वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 के इस खुसूसी शो में आप सबको श्रीनगर कश्मीर से खुश आमदेद। मैं हूं यूसुफ जमील। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 90 नशस्तों के लिए इंतखाबात का पहला मरहला कल होगा। 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये इलेक्शंस 10 साल बाद हो रहे हैं। ये इंतखाबात सन 2019 में कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद होने वाले पहले इंतखाबात हैं। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के आखिरी इंतखाबात 2014 में हुए थे। जून 2018 में इलाकाई जमात, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मखलूत हुकूमत के खात्मे के बाद रियासत के गवर्नर ने असम्बली को तहलील कर दिया था और असम्बली 6 साल की मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं कर पाई थी। उसके बाद भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को रियासत की आईनी नीम खुद मुख्तारी ख़त्म करके इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नामी इन 2 हिस्सों को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में दे दिया गया। अपोजिशन का दावा रहा है कि बीजेपी ने इंतखाबात में ताखिर इसलिए की क्योंकि इसे कश्मीर के नीम खुद मुख्तार स्टेटस के खात्मे पर इलाके में मनफी रद्दअमल के बाइस नाकामी का खदशा था। ताहम बीजेपी इस तासुर को मुस्तरद कर चुकी है। अब जब ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इनमें कई ऐसे चेहरे और ग्रुप्स भी हिस्सा ले रहे हैं जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कराए जाने वाले किसी भी इंतखाबी मुकाबले से दूर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कश्मीरी अवाम इन उम्मीदवारों और इनकी जानिब से किए जाने वाले वादों को कैसे देख रहे हैं और इस सारे मामले में मसला कश्मीर और इसकी आज़ादी की तहरीक कहाँ खड़े हैं, जानेंगे आज के शो में। इन इंतखाबात में कौन हिस्सा ले रहा है, सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने कौन से इशूज़ पर तवज्जो दी है, इन इशूज़ और वादों में आम लोगों को कितनी दिलचस्पी है और सबसे बढ़कर इन इंतखाबात में जो सियासी पार्टी या सियासी पार्टियों का इत्तेहाद हुकूमत बनाने में कामयाब होगा, क्या उसके लिए अपने वादों को पूरा करना मुमकिन होगा, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। जीतेगा भाई जीतेगा। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के असम्बली इंतखाबात की मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी इस दावे की बुनियाद पर वोट मांग रही है कि जम्मू और कश्मीर को आईनी नीम खुद मुख्तारी देने वाली दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इलाके में अमन लौटा है। दफ़ा 370 को 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की तरफ से मनसूख कर दिया गया था। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दूसरी जानिब इलाकाई सियासी जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं, वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए उनसे ये वादा कर रही हैं कि इक़्तिदार मिलने पर वो न सिर्फ दफ़ा 370 को बल्कि इसकी ज़ैली शिक दफ़ा 35A को भी वापस लाएंगी। इस शिक के तहत जम्मू और कश्मीर के आबाद बाशिंदे ही रियासत में गैर मनकूला जायदाद खरीद सकते थे और सरकारी मुलाजमतें और तैलीमी वज़ाइफ हासिल कर सकते थे। ये जमातें मसले कश्मीर का देरपा हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की ज़रूरत पर भी जोर दे रही हैं, जबकि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड या रियासती दर्जे को बहाल करने का वादा कर रही है। मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तो है। 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। इसके साथ ही ये सवाल भी किया जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियों के लिए इक़्तिदार में आने या मखलूत हुकूमत बनाने के बाद वोटरों से किए जाने वाले वादों को अमली जामा पहनाना कितना मुमकिन होगा।
यहाँ की असेंबली के पास कोई सिग्निफिकेंट पावर नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें ये बजाय खुद नहीं कर सकती। लेकिन एक कई नुक्तों की वजह से कई लिहाज से ये इलेक्शन बहुत अहम है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इनके रेजोल्यूशन पास करने से, इनके मैनिफेस्टो में रखने से, इनको इलेक्शन होने से भी ये चीज़ें रेस्टोर हो जाएंगी। तो अलबत्ता एक चीज़ हो सकती है, एक डिमांड है। देखिए, अब हिस्ट्री एक प्रोसेस है, कश्मीर के है, ये इसको परस्यू कर सकती है, ताकि तब तक कम से कम एक कोविड यहाँ से एक डिमांड बनती रहेगी। कभी भी कोई हालात बन सकते हैं, कुछ का मिडिल ग्राउंड दिखे। ज़रूरी नहीं कि स्टेट हुड आर्टिकल 370 उस पुरानी शेप में हो जाए। अगर ठीक है, पॉलिटिक्स इज आउट ऑफ नेगोशिएशन, आउट ऑफ पॉसिबिलिटी है। इस बहस व तनकीद, वादों, दावों और इल्ज़ामात के बीच कई ऐसे मसाइल ने सानवी हैसियत इख्तियार कर ली है जिनका आम लोगों को उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना है। मैं ये बदलाव चाहता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन की यूथ है, तो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उनको यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं मिलती उनको। तो हम यही करना चाहते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं कि खासकर हमारे नौजवानों को वो हमारे उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। देखिए, आप जहाँ तक लोगों की बात करेंगे, लोगों ने अभी तक 10 साल में बहुत चीज़ें सफ़र की हुई है। इंसानी हुकूक की तंजीम फ्रीडम हाउस ने कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे पर तनकीद करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस इकदाम की अवामी मुखालफत को दबाने के लिए खित्ते में शहरी आज़ादियों को सल्ब किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक तरफ भारतीय सिक्योरिटी अफवाज पर अक्सर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगते हैं, दूसरी तरफ अलहदगी पसंद मिलिटेंट्स अपनी शोरिश जारी रखे हुए हैं। यूसुफ जमील के साथ जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। इन इंतखाबात में जो अहम सियासी चेहरे किस्मत आजमाई कर रहे हैं, उनमें जम्मू कश्मीर के एक साबिक वज़ीर आला और इलाके की सबसे पुरानी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंतखाबात से पहले होने वाले इत्तेहाद के मुहरिकात, इंतखाबात के बाद बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के इम्कान और पाकिस्तान भारत अमन मुज़ाकरात की बहाली की अहमियत और ज़रूरत पर बात की। हम मजबूर इसलिए नहीं कि हमने अपनी पार्टियों को बचाना था, मजबूर इसलिए कि हम जम्मू कश्मीर को बीजेपी से बचाने के लिए एक साथ आए। हमें ये मजबूरी थी, हमें और कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा, मैं वापस आपके इलेक्शन लड़ने पे आ जाऊंगा। इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ था तो आपने ये कहा था कि जब ये जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो पावर्स बढ़ा दिए गए, होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए, तो आपने ये कहा था कि मैं उस यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला नहीं बनना चाहता जहाँ मुझे अपने चपरासी की तकर्री के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाज़त ले। आपने कहीं पे मुझे वज़ीर आला की कुर्सी का दावेदार अपने आप को करार करते हुए सुना है? मैं तो असेंबली के इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, मैं वज़ीर आला की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो हम 8 अक्टूबर के बाद बात करेंगे। जब ये अलायंस की बात हो रही थी तो क्या इन चीज़ों पे भी बात हुई कि आपका क्या एजेंडा है और कांग्रेस का क्या एजेंडा है? हम कौन होते हैं कांग्रेस को एजेंडा देने के लिए? ना कांग्रेस को ये इख्तियार है या ये हक है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहे कि आप किन किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ोगे और किन पे नहीं। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दों पे लड़ेंगे, वो अपने मुद्दों पे लड़े, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जो नाकदीन है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाकदीन हैं या आपके नाकदीन हैं या डॉक्टर फारूक साहब के नाकदीन हैं, उनमें से कई एक का कहना है कि लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नहीं बनेगी और ये मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ चली जाए। क्यों? ये उनके नाकदीन की राय है। राय तो सब हर किसी चीज़ पे हर किसी को हक है राय बनाने का, लेकिन हम मिलके कांग्रेस के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हमें बीजेपी के साथ जाने का इतना ही शौक होता, हम अकेले ये इलेक्शन लड़ते। हमें कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस करने की क्या ज़रूरत होती? हम तो कांग्रेस के साथ मिलके हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं।
ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں بی جے پی کو اس طرح کے نمبر آئیں کہ وہ حکومت کے بارے میں سوچ بھی پائیں۔ اچھا، نیشنل کانفرنس پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ اس پر زور دے رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ امن بات چیت؟ فی الحال تو وہ ماحول ہے نہیں، یہ تو ہمیں مان کے چلنا ہوگا۔ فی الحال جس طرح خاص کر جموں میں جو حالات بنے ہیں دہشت کو لے کے، فی الحال تو اس طرح کے حالات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حالات ایسے بنیں اور اس میں پاکستان کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ ایسے حالات بن پائیں جس میں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں دوبارہ ایک دوسرے سے بات چیت کر پائیں۔ اچھا، جو بھارتیہ جنتا پارٹی یا حکومت ہند کا یہ موقف ہے کہ سب سے پہلے اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ پہلے اس کے بقول یہاں پہ جو دہشت گردی چل رہی ہے جس میں اس کے بقول پاکستان کا ہاتھ ہے وہ رکنی چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مثبت صورتحال آئندہ چند ماہ میں یا ایک سال میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان امن مذاکرات؟ ہم چاہیں گے، اور اگر ہماری حکومت بنے گی تو ہم ضرور جموں کشمیر میں اس طرح کے حالات قائم کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ اس طرح کے مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو پائیں، لیکن یہ اکیلے جموں کشمیر کی اپنی حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہمارا رول، جموں کشمیر کی حکومت کا رول اس میں بہت کم رہتا ہے، لیکن کم از کم ایک مطلب اس کے حق میں اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ آواز آپ اٹھائیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے؟ مطلب کسی کو کون اس بات کی یقین رکھ سکتا ہے؟ اب ہم اتنے بے وقوف تو ہیں نہیں نا بی جے پی کی طرح کہ ہم 400 پار کی بات کریں اور پھر ہماری گاڑی 240 پہ ہی رکے۔ ہم امید کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں، ہم اپنا مینیفیسٹو لے کے، اپنے ارادے لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ان کا تعاون ہمیں حاصل ہوگا، لیکن اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس جی اب صرف ہماری حکومت بنے گی اور کسی کو موقع ملے گا نہیں۔ کیا پتہ لوگ کیا فیصلہ کریں۔ ان انتخابات کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ علیحدگی پسند دھڑوں سے وابستہ کئی اہم چہرے بھی میدان میں سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ان انتخابات میں حصہ لینے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ باقی خود امیدوار بن کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ وہی جماعتیں ہیں جو گزشتہ 35 برس کے دوران بھارتی آئین کے تحت ہونے والے ہر انتخاب کو مسترد کرتے ہوئے عوام کو ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہتی آئی ہیں۔ 10 سال کے طویل وقفے کے بعد جموں و کشمیر اسمبلی کے لیے انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ علیحدگی پسند دھڑوں سے تعلق رکھنے والے کئی اہم چہرے نہ صرف لوگوں سے ان کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے کئی ایک خود امیدوار بن کر انتخابی میدان میں اتر آئے ہیں۔ یہ نہ تو چینج آف ہارٹ ہے اور نہ کوئی مجبوری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے رہتے ہیں، وہ سیاسی تقاضے بھی ہوتے ہیں اور وقتی تقاضے بھی۔ سید سلیم گیلانی حال ہی میں کشمیری علیحدگی پسندوں کے کیمپ کو چھوڑ کر بھارت کے قومی دائرے کی سیاست میں شامل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ کشمیری علیحدگی پسند جماعتوں کا یہ اجتماعی موقف رہا ہے کہ بھارتی آئین کے تحت ہونے والے انتخابات متنازع ریاست میں استصابیہ رائے کرنے کے اس وعدے کے نعم البدل نہیں ہو سکتے جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے تقریباً 75 سال پہلے کشمیری عوام سے کیا تھا۔ کیونکہ لوگوں کو ہم زیادہ دیر آزادی کھلا پلا نہیں سکتے، آزادی پہنوا نہیں سکتے۔ آزادی ہی ترقی کا نام نہیں ہے، ترقی کی باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو لوگوں کو جہاں پہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہیے وہیں پہ لوگوں کو روزگار بھی چاہیے، وہیں پہ لوگوں کو اپنی روزمرہ مسائل کا حل بھی چاہیے۔ انتخابی میدان میں جو لوگ امیدوار بن کر اترے ہیں ان میں جماعت اسلامی جموں کشمیر کے سابق عہدیدار اراکین بھی شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے فروری 2019 میں جماعت اسلامی جموں کشمیر کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دے کر اس پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ رواں برس فروری میں بھارتی وزارت داخلہ نے اس میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی۔ تاہم انتخابات کا بگل بجتے ہی جماعت اسلامی جموں کشمیر کے کئی عہدیدار اور اراکین انتخابی میدان میں سرگرم نظر آئے۔ کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ آئیڈیالوجیکل شفٹ ہے، لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل شفٹ ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی رائے بھی اس میں رکھوں گا کہ یہ ایک
कलबी फैसला है, ये कोई जबरन या मजबूरन फैसला नहीं है। डॉक्टर तलत मजीद कलदम जमाती इस्लामी जम्मू और कश्मीर के उन साबिक अरकान में शामिल हैं जो असम्बली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे उनकी नई सोच और अप्रोच के लिए इन्हें हदफ तनकीद भी बनाया जा रहा है, उनका इसरार है कि बंदूक और तशद्दुद की सियासत ने जम्मू और कश्मीर के अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। आज हम आज़ादी क्या, आज हम पाकिस्तान क्या, आज हम अपनी स्टेट हुड तक पहुंच गए हैं कि हमें 5 अगस्त से पहले वाली जो पोजीशन थी वो बहाल होनी चाहिए। या जिन्होंने खुद बंदूक उठाया भी है और 2 साल के बाद ही उससे फिर परहेज भी किया और कहा कि ये हमारा रास्ता नहीं है या ये हमारे मसाइल का हल नहीं है, उन लोगों को मैं जानता हूँ जो बड़े बड़े कमांडर रह चुके हैं और उनके साथ भी मेरी वाबस्तगी रही है, चाहे वो उससे ज़्यादा भी उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। हर एक शख्स अपने एक बंद कमरे में यही बात करता था कि हमें कुछ सोचना चाहिए, सियासी एतबार से हमें कुछ सोचना चाहिए। भारत नवाज कश्मीरी जमातों ने साबिक अलहदगी पसंदों के इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने पर मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया है। चंद एक जमातों ने इसे देर आयद दुरुस्त आयद करार देकर कश्मीर के सियासी उफक पर नजर आने वाली इस अहम तब्दीली का खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जमात लड़ रही है तो वेलकम भी वेलकम। अब आगे लोगों तक है कि वो कितना एक्सेप्ट करते हैं जमात को। वो तो इलेक्शन तो मैं भी लड़ रहा हूँ, इलेक्शन तो यहाँ पे कांगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, 6 कैंडिडेट और लड़ रहे हैं, पर आगे तो आवाम तक है ना कि वो किसको एक्सेप्ट करती है, किसको रिजेक्ट करती है। लेकिन बाज़ सियासी जमातों ने कलदम जमाती इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक अरकान और चंद दूसरे अलहदगी पसंदों के इंतखाबी मैदान में कूदने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनमें से बाज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है इन उम्मीदवारों को अपोजिशन वोट को तकसीम करने के गर्ज से मैदान में उतारा गया है और इसके पीछे नई दिल्ली में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को फायदा पहुंचाने का मकसद कार फरमा है। बीजेपी इस इल्जाम की सख्ती के साथ तरदीद करती है। हमने आम लोगों का रद्द अमल जानने की भी कोशिश की है। जो वो लोग आज आ रहे हैं इलेक्शन में, हम लोग उन लोगों के इसमें खैर मकदम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो पहले से हो चुका था, ऑलरेडी पहले से जो हो रहा था वो उन लोगों की वजह से हो रहा था। हम उन लोगों के साथ ताउन देने के लिए तैयार नहीं है। वो रास्ता सही नहीं। अगर हमें अपनी जंग लड़नी है अच्छे से, जो यहाँ के लिए हमें पहले अपना असेंबली के इलेक्शन है, बाकी अपने जो लीडर है उन्हें चुनना है, वो हमारी बात आगे पहुँचाएंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में वो पहुँचाएंगे। हम ऐसे जीत सकते हैं अपनी जंग, वो बेटर है। उस रास्ते से अच्छा ये रास्ता है। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 90 लाख राय दहंदगान 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 मराहिल पर मुश्तमिल इन इंतखाबात में किस उम्मीदवार को अपने वोट का हकदार समझते हैं और किसे नहीं, इसका 8 अक्टूबर को पता चलेगा जब वोटों की गिनती की जाएगी। यूसुफ जमील के साथ में जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। इलाकाई जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर शेख अब्दुल रशीद ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई मिलने के फौरन बाद श्रीनगर आकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुहिम शुरू कर दी है, जिससे इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बाज़ जमातें और उम्मीदवार झंझलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। 56 साला शेख अब्दुल रशीद को, जो आमतौर पर इंजीनियर रशीद के नाम से जाने जाते हैं, भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA ने अगस्त 2019 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में गिरफ्तार किया था। उन्होंने तिहाड़ जेल में कैद के दौरान ही उमर अब्दुल्ला को जून में भारतीय पार्लियामान के ऐवान ज़ेरीं लोकसभा के इंतखाबात में बारामूला के हलके से 2 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से हराया था। असेंबली इंतखाबात में इंजीनियर रशीद फैक्टर कितना अहम है और उनकी रिहाई से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जैसे कद्दावर सियासतदानों का माथा क्यों ठनका है, ये जानने के लिए हमने सरकर्दा सहाफ़ी और अंग्रेजी रोजनामे द हिंदू के श्रीनगर में ब्यूरो चीफ पीरजादा आशिक को दावत दी है। पीरजादा साहब, आपका खैर मकदम है। मुझे ये बताइएगा कि इंजीनियर रशीद की सियासी मैदान में मौजूदगी यहाँ की जो एस्टेब्लिश सियासी जमातें हैं उनके या उनके लीडरों के लिए कितना बड़ा खतरा है, या इस इशू को ओवर प्ले किया जा रहा है? मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद एक फैक्टर बन के आ रहे हैं इलेक्शन में। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक इंडिविजुअल आता है और इस हद तक एक वेव क्रिएट करता है। और इंजीनियर रशीद की एक हिस्ट्री भी रही है। अगर आप देखिए 2019 में उन्होंने 1,03,000 वोट उनके पास आए थे, नंबर 3 थे वो नॉर्थ कश्मीर बारामूला लोकसभा सीट से।
इस इंतखाब जो इस साल हमने लोकसभा के इलेक्शन देखे, हमने देखा कि वो सिर्फ आखिरी के 3 हफ्तों में एक नए चेहरे उभर कर आ रहे। वो जेल में थे, उनके बेटे अबरार ने कैंपेनिंग की, एक इमोटिव स्लोगन लेके गए जेल का बदला वोट से, और किसी हद तक जितने भी लोग शायद नॉर्थ कश्मीर में बंद थे, या वो लोग जिनके ऊपर छापे मारे गए थे, या वो लोग जो सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन 2019 के बाद शुरू हुआ था उसके शिकार हो गए थे, शायद वो एक मोटिवेशन उनके लिए बना कि वो पोलिंग बूथ तक जाए। और कश्मीर की अगर हम हिस्ट्री देखें, इलेक्टोरल हिस्ट्री, पिछले 30 साल में जो इंजीनियर रशीद की विक्ट्री मार्जिन थी वो 2 लाख से ज़्यादा थी। तो हराया किनको? एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला, J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो सजाद लोन, वो जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2014 की जो कैबिनेट थी, उनको भी। तो इस बार ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो जॉगरनॉट वो लेके आए थे लोकसभा इलेक्शन में उसको रिपीट कर पाएंगे। इस बार इंजीनियर का चैलेंज ये होगा कि जिन लोगों को वो मैंडेट दे रहे हैं, क्या वो नए चेहरे या उनके पास बैगेज है, क्योंकि चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, उनकी एक बैगेज रही है। अगर हम देखें 2008 से 2014 तक उमर अब्दुल्ला जब हुकूमत कर रहे थे, तो हमने आसिया नीलोफर का केस देखा, हमने बहुत सारे देखे जहाँ पे उमर अब्दुल्ला के दौर में लोग मारे गए, जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए। इसी तरह जब महबूबा मुफ्ती की हुकूमत थी तो 2016 में जब हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को मारा गया एक इनकाउंटर में, उसके बाद तकरीबन 100 से ज़ायद लोग मरे। तो एक बैगेज रही है इन दोनों जो पार्टीज़ है या लीडरशिप है। क्या इंजीनियर उन लोगों को भी मैंडेट देंगे जिनकी बैगेज रही है इन पार्टीज़ में लेकर, और अगर वो लेके जाते हैं लोगों के पास इंजीनियर का विजन, क्या लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। अलजी की पसंद जमातों का इंतखाबात में हिस्सा लेना, इसे आप कश्मीर की तहरीक के लिए किस तरह देखते हैं? देखिए, हुर्रियत का हमेशा ये स्टैंड रहा था 1996 से, जब से यहाँ पे इंतखाबी मुहिम शुरू हुई, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन थे या पार्लियामेंट के इलेक्शन, तो बॉयकॉट कंटिन्यूस उनकी तरफ से कॉल दी गई। उसकी वजह ये थी कि 2 गोल थे, 2 पॉलिटिकल गोल थे बॉयकॉट के पीछे। एक ये था कि हमें जो आइन, हिंदुस्तान के आइन अंदर इलेक्शन होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इशू है, उस पे आप नज़र डालिए। ये इंतखाबात यूज़ होते थे या बॉयकॉट पॉलिटिक्स कश्मीर प्रॉब्लम को उभारने के लिए। लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे, ना कि एंटायर हुर्रियत लीडरशिप या सारी जो जमात की लीडरशिप, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है। हम ये कह सकते हैं कि एक सेक्शन जो हुर्रियत का या एक सेक्शन जो जमात का इस बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो एक डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन लेके लोगों के पास जा रहे हैं। और क्या लोग उनके नए आर्गुमेंट से कन्विंस होंगे, वो तब पता चलेगा जब 8 अक्टूबर को नताइज हमारे सामने आएंगे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज के व्यू 360 का ये खुसूसी शो। खुश रहें, महफूज रहें और यूसुफ जमील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।